नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण और इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम घोषित कर दिया है। उनके नाम का ऐलान पटना में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के अलावा मुकेश सहनी का नाम भी घोषित हुआ, जिसमें उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री के ऐलान किया गया। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे और उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। साथ ही साथ अब यह भी तय हो गया कि इस महागठबंधन में नेता कौन होंगे और वो नेता किस तरीके से राजनीति करेंगे और इस महागठबंधन की आने वाले वक्त में जो कैंपेन होगी वो कैंपेन किसके इर्द गिर्द रहने वाली है। तेजस्वी यादव युवा हैं, काफी कम उम्र है, 35 के आसपास की उम्र उनकी है और बहुत कम उम्र में वो उप मुख्यमंत्री एक बार बन चुके हैं। अनुभव है उनको करीब 1.5-2 साल का। और उसके अलावा अब वो राजनीति में जब आ गए हैं तो उप सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर उनको भेजा गया है, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। और इतनी कम समय में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है उसका किस तरीके से इस चुनाव में उपयोग किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी या कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के दूसरे जो दल हैं वो क्यों घोषित नहीं कर रहे कि उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा वो चेहरा जिसके जिसके बाद जिसको आगे करके विधानसभा का ये चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर चुनाव में जीत महागठबंधन की होती है तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। तो अब वो स्पष्ट हो गया है और ये तय हो गया है कि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जो है तेजस्वी यादव वो बनेंगे और साथ ही साथ मुकेश सहनी को बना दिया गया है महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी। अब सवाल यह है कि इतने दिन से जो मामला लटका हुआ था वो मामला आखिर कैसे सुलझा। असल में राहुल गांधी विदेश में गए हुए थे और जैसे ही विदेश से लौटे तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान होना चाहिए और इसी के लिए अशोक गहलोत जो उनके बड़े करीबी हैं और उनके सिपह सालार के तौर पर उनको जाना जाता है, उनको भेजा गया पटना। दिल्ली से पटना भेजा गया। पहले दिन वो जब आए तो उन्होंने पूरे मामले में जो भी टिकटों को लेकर के सवाल थे उन सवालों के जवाब दिए। वो तमाम मसले बहुत आसानी से सुलझा दिए और उसके बाद आया आज का दिन जो कि तय था और पहले से इस बात का फैसला कर लिया गया था कि जब राहुल गांधी वापस लौटेंगे और उसके बाद अशोक गहलोत यहां पर आएंगे तब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और आज जब मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत यहां पर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया और ये मामला भी अब खत्म हुआ। पर अब सवाल तो है अभी भी। आप जानते हैं, सवाल ये है कि भाई जब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम घोषित कर दिया गया है तो नीतीश कुमार के चेहरे को घोषित करने में एनडीए को क्या दिक्कत है? क्या एनडीए मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार नीतीश कुमार को आगे नहीं करने वाला है? क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी एक मुख्यमंत्री के तौर पर खेल चुके हैं? क्या अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है या फिर इस फैसले के बाद जो आज लिया गया है बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी और बहुत जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार की घोषणा होगी? ये तमाम सवाल हैं जो अब, क्योंकि गोल पोस्ट अब बदल गया है, पहले जो सवाल महागठबंधन से पूछे जा रहे थे अब वो प्रश्न सीधे पूछे जा रहे हैं एनडीए से कि भाई आपका चेहरा कौन है। साथ ही साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार सेहत से ठीक है, उनकी सेहत ठीक है और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि नीतीश कुमार जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी भी तरह की तकलीफ उनको नहीं है। आप जानते हैं इस देश ने एक बार भुगता था जब भारत का तकसीम हुआ था, तकसीम हिंद जब हुआ था 1947 में। उस वक्त अगर हिंदुस्तान के नेताओं को इस बात का इल्म होता, हिंदुस्तान के नेताओं को अगर ये बात पता होती कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बीमार व्यक्ति हैं और चंद दिन के मेहमान हैं और उनकी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है उनके शरीर में, तो शायद हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो ऐसा ना होता जैसे हम लोग आज देख रहे हैं। तो क्या अपने मुस्तकबिल को चुनने का अधिकार उसके बाद के लोगों को नहीं है?
क्या अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को चुनने का अख्तियार बिहार के लोगों को नहीं है? बिहार के लोगों को क्या इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो जिस नेता को वोट डालने वाले हैं, उस नेता का स्वास्थ्य कैसा है? वो दौर अलग था। उस दौर में हिंदुस्तान एक कॉलोनी था, अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, हम लोग गुलाम थे। आज हम लोग आज़ाद हैं, हमारा अपना संविधान है और उसी संविधान में ये लिखा है कि केवल 2 सूरतें ऐसी हैं, या तो आप जेल हों, आपको सज़ा हो, या फिर दिवालिये हों, या फिर मानसिक रूप से दिक्कत हो। केवल इन कारणों की वजह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार अपने आप को इस विधानसभा चुनाव में पेश कर पाएंगे और बिहार की जनता को यह भरोसा दिला पाएंगे कि नीतीश कुमार बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ हैं जैसे स्वस्थ वो पहले थे और जैसे स्वस्थ वो आगे भी रह पाएंगे? और मानसिक तौर पर जो उनके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निर्मूल हैं, निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, सब आरोप बकवास हैं। तो ये बातें सब ज़रूरी है एनडीए को बताना, लेकिन उन सब से पहले बताना ज़रूरी है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। बिहार की राजनीति देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में आरजेडी के पास एक अच्छा खासा मजबूत वोट बैंक है। वो क्या वोट बैंक है? वो वोट बैंक है एमवाई, जो समीकरण माना जाता है मुस्लिम यादव। करीब 14% मुस्लिम यादव वोट माना जाता है और 17% मुस्लिम वोट माना जाता है। कुल 31% बड़ा वोट शेयर है। और इस वोट शेयर का अगर एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को मिलता है आरजेडी को, तो उसमें संभावना है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत संभावना बढ़ जाती है। और इनके साथ अगर जब मुकेश साहनी की पार्टी जुड़ती है जिसका 3-4-5% वोट माना जाता है, और इसी तरीके से सीपीएम जो है उनका अच्छा खासा वोट है, 3-4 पार्टियां जो वामपंथ की पार्टियां हैं वो वहां पर मजबूत है, ये सारा वोट बैंक अगर जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने पर बड़ी संभावना है कि आरजेडी जिस महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है उसको जीत में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि बिहार के लोगों को ऑल्टरनेट के तौर पर क्या दिख रहा है? अगर मुख्यमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अभी भी नीतीश कुमार को पेश नहीं किया जा रहा? और क्या ये बीजेपी ने तय कर लिया है कि सरकार किसी की भी बने लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने? अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भी जी अब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आगे नहीं जाएंगे, और अगर महागठबंधन की बनती है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक और खास बात है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें अगड़ी जातियां नेतृत्व कभी कर नहीं पा रही हैं। लीडरशिप के रोल में हमेशा ओबीसी या शेड्यूल कास्ट लीडरशिप देख रही है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ओबीसी समुदाय से हैं, लालू यादव या तेजस्वी ओबीसी समुदाय से हैं। उसके बाद जो बड़ी पार्टियां हैं या मजबूत पार्टियां जिनको लोकल जनाधार है, चिराग पासवान दलित समुदाय से, मुकेश सहनी दलित समुदाय से, मांझी दलित समुदाय से, उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी समुदाय से। तो यहां पर जरूरी है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को भी अपने लीडर्स को ओबीसी या दलित समुदाय से ही नेताओं को बनाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी और ओबीसी और दलित समुदाय के लीडर ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव में लीड करते हैं और वही नेता रहते हैं। और जो बड़ी पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक, जैसे बीजेपी है, उसका वोट बैंक जो है वो माना जाता है स्वर्ण जातियों का। तो स्वर्ण जातियों के कोई नेता नहीं है और उनको अपना लीडरशिप, उनको अपना नेता मानना पड़ता है ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के नेताओं को। और इसी वजह से बीजेपी यहाँ पर पिछड़ जाती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पिछड़ जाती है। कांग्रेस पार्टी के पास परंपरागत तौर पर एक जो स्वर्ण जाति का वोट था वो धीरे धीरे शिफ्ट करके बीजेपी में चला गया। और अब दोनों राजनीतिक बड़े दलों को, जो राष्ट्रीय दल हैं, उनको अपनी लीडरशिप जो है वो दूसरे नंबर की पार्टीज बनती हैं और पहले नंबर की पार्टी बनाना पड़ता है लोकल पार्टी को। लोकल पार्टी जिसका नेतृत्व या तो कोई ओबीसी करता है या फिर करता है कोई दलित समाज का नेता। और वही स्थिति बिहार में भी है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है जो कि ओबीसी समाज के नेता हैं, तो अब नीतीश कुमार को भी क्या घोषित किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा तो क्या उसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी और महागठबंधन एनडीए को नहीं होगा? और ये स्थिति तब है जब आर के सिंह जैसे स्वर्ण जाति के नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो सीधे तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं और कई सारे उम्मीदवारों का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं, इन लोगों ने पूर्व में गुंडाराज चलाया है और इस तरह के लोगों को वोट देने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो इस तरह की बातें अगर कह रहे हैं तो ऐसे में
क्या चैलेंज बढ़ जाएगा नीतीश कुमार के लिए, क्या चैलेंज बढ़ जाएगा एनडीए के लिए, और क्या नीतीश कुमार की सेहत निजी मसला है? जिस व्यक्ति की घर की सारा खर्चा, उनकी सेहत का सारा खर्चा करदाता देता है, क्या उस व्यक्ति की सेहत का सवाल निजी सवाल है? इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।